नाइन्थ वालों का स्वागत है आशु गई 9th एंड 10th पे। और यहाँ आज हम लोग करने वाले हैं डे 7 में मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर। मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर का मतलब क्या, ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारा आज आखिरी डे है 7 डेज चैलेंज का, जहां पे हमने पहले 6 दिनों में कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिर उनके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स भी किए। अब जो बच्चे आप में से नहीं जानते, मैं ऑफलाइन टीचर भी हूं, जहां पे हम लोग, मैं, उशांक सर, रीमा मैम 16 साल 17 साल से ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं। तो उस ऑफलाइन में जो बच्चे आते हैं, जैसे इस साल भी हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ऑफलाइन में हमारे पास काफी बच्चे जो 9th के आते हैं, उन बच्चों के सैंपल पेपर्स, उन बच्चों के क्वेश्चन पेपर्स, उनमें से कुछ के 10% बच्चों के पेपर फाइनल हो भी गए। उनके पेपर्स को मिक्स करके मैंने एक ऐसा सैंपल पेपर बनाया है जिसमें से चांसेस हैं कि आपके बहुत सारे सवाल बने। कुछ कुछ सवाल बहुत बेसिक लगेंगे आपको, लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस उनके ज्यादा है। तो यहां मैंने मोस्ट डिफिकल्ट सैंपल पेपर नहीं बनाया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर बनाया है, यानी वो सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सेक्शन ए बी सी डी ऐसे सेक्शन वाइज काम करेंगे। आप सबको क्या करना होगा, सेक्शन ए बी सी डी साथ में बनाना होगा और हर एक सेक्शन वाइज आपको मुझे बताना होगा कि आपने कितने मार्क्स को रफली किए। एमसीक्यू में तो आप एग्जैक्टली बता पाओगे, बाकी रफली किए कि हाँ आप भी यही सोच रहे थे, आपको भी इतने नंबर मिलते, अपने अपने मार्क्स जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो आओ बाकी शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल से सेक्शन ए से, यानी कि एमसीक्यू से। आई होप आपको पता है क्या करना है। सबको ईमानदारी से काम करना है, और ईमानदारी से काम करने का मतलब है कि भैया सभी बच्चों को अपना अपना आंसर स्क्रीन पे क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले ही प्लीज खुद बना लेना है, फिर ही आगे बढ़ना है। चलिए ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करें सेक्शन ए की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन को लेके इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल करेक्ट है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से बहुत हल्का होता है, लगभग 1800 2000 गुना ज्यादा हल्का होता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑल द एटम की, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये कैथोड रेज यानी कैनाल रेज, जो कि जे थॉमसन जी ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें भी थी, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा बी हो जाता है, ठीक है। इसका में से सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कौन सा है। देखो, अगर आपको सीधा याद है कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको डेराइव करना, डेरिवेशन भी आनी चाहिए। तो भैया सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, कार्बोनेट CO3 की वैलेंसी 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो फॉर्मूला हमारे पास Na2CO3 आ जाएगा। इस हिसाब से आंसर ए हो जाता है। 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास सिग्निफाई। 10% ग्लूकोज क्या सिग्निफाई कर रहा है। अब जब ये क्वेश्चन मैंने अपने पेड बैच में करवाया था तो काफी बच्चों ने इसके आंसर में ए, मतलब 10 to 20% बच्चों ने इसके आंसर में ए चुना था कि 10% का मतलब है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम। बट अगर आपने 100 ग्राम वाटर लिया होगा, 10 ग्राम ग्लूकोज मास ऑफ सॉल्यूट, और अगर आपने 100 ग्राम पानी लिया होगा, उसमें 10 ग्राम डाला होगा, तो नीचे तो 110 आ जाएगा, और इनटू में अगर मैं 100 करूंगा तो क्या इससे आंसर मुझे 10% मिलने वाला है। आंसर है नहीं। अगर मुझे 10% आंसर चाहिए तो मुझे नीचे भी 100 ही लेना होगा, और नीचे 100 कैसे आएगा, जब मैं 90 ग्राम सॉल्वेंट लेता हूं। अगर मैं 90 ग्राम पानी लेता हूं तो 90 पानी हो गया, 10 हमारे पास ग्लूकोज हो गया, इंटू 100, इससे हमें 10% मिलेगा। तो आंसर 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन डिसॉल्व इन 100 ग्राम नहीं, 90 ग्राम होना चाहिए। तो आंसर बी हो जाता है, ठीक है। इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, पानी की तीनों स्टेट्स के अंदर अगर बात करें तो क्या केमिकल कॉम्पोजिशन जो है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर सेम होगी या डिफरेंट होगी। फिजिकल कॉम्पोजिशन अलग है, सॉलिड्स में गैप कम, गैसेस में गैप ज्यादा, लेकिन फिजिकल कॉम्पोजिशन केमिकल कॉम्पोजिशन को अफेक्ट नहीं करती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इन शॉर्ट, पानी तो H2O है और सब में इसका जो मास रेशियो है वो 1:8 है, तो उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। केमिकल कॉम्पोजिशन सब केसेस में सेम रहने वाली है, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, 2 एटम्स, कोई 2 एटम्स को हम आइसोबार्स कब कहते हैं, जब उनका एटॉमिक नंबर अलग हो लेकिन मास नंबर सेम हो, ठीक है। एटॉमिक नंबर अलग होना चाहिए, तो क्या उनके पास सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरे अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो एटॉमिक नंबर भी काइंड ऑफ सेम होना चाहिए, या वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होनी चाहिए, तो गलत है। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आंसर है डी।
तो जब भी नन ऑफ दी अबव आंसर आप टिक कर रहे हो, मैं हमेशा से कहूंगा एक बार दोबारा से कंफर्म किया करो कि क्या ऊपर के ऑप्शन एक्चुअली में सारे गलत है या नहीं है, ठीक है ना। चलो आप, व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम +2 चार्ज, बट अभी आपको इतना याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो आंसर है हमारे पास ए, ठीक है जी, आंसर है हमारे पास ए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पॉजिटिवली, है ना है ना है ना, ठीक है, स्पेलिंग ठीक लिखे ना हाँ चलो, who has the first one to propose model of the structure of an atom according to the पढ़ाई। ऑल्दो जे थॉमसन जी से पहले बहुत लोग आए लेकिन उनके मॉडल पब्लिश नहीं हुए, तो किताबों के हिसाब से सबसे पहले जो मॉडल दिया गया जे थॉमसन जी ने दिया, रदरफोर्ड जी उसके बाद आए, फिर नील्स बोर जी आए, ई गोल्डस्टीन जी ने तो प्रोटॉन डिस्कवर किया था, एटम का स्ट्रक्चर नहीं दिया था उन्होंने, ठीक है। एंडो, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी साथ साथ क्वेश्चन पढ़ता रहता हूँ, मुझे मुंडी घुमानी पड़ती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल, एग्जिस्ट एज अ मेम्ब्रेनियस नेटवर्क दैट एक्सटेंड फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेकिंग अ कनेक्शन बिटवीन देम। मेरे हिसाब से यहां से लेके यहां तक एक प्रकार से इसका कोई हमें अभी फिलहाल काम नहीं है। Which of the following statement is not related to? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है? पहली, इट बिहेव एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठोक बजा के सही है। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन, बिल्कुल, ये ट्रांसपोर्टेशन का ही तो मेन काम करता है। इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, नहीं नहीं नहीं, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इट कैन बी द साइट ऑफ सम बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यस ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी संभालता है, जैसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, लिपिड्स को सिंथेसाइज करना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, लेकिन एनर्जी को सिंथेसाइज तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। द प्रोटीन्स एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस याद करो, बायो वाला लेक्चर, जहां आपको पता था कि मेम्ब्रेन अपने आप को खुद बनाती है और ऐसा करने के लिए उसको प्रोटीन और लिपिड चाहिए होते हैं। फिर बायो वाले लेक्चर के क्वेश्चन में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि ये हेल्प करता कौन है, तो आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें से रफ वाला प्रोटीन बना के देता है और स्मूथ वाला लिपिड्स बना के देता है, तो ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। Why do cells of apical मेरिस्टेम lack vacuoles? एपिकल टिश्यूज जो कि एक टेम्परेरी टिश्यू थे, जो कि ग्रोथ करते थे, जो कि टूटते रहते थे, उनके पास वैक्यूल क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैंने अगेन आपको बताया था वो टेम्परेरी सेल्स हैं, टूटेंगे फिर ग्रो करेंगे फिर टूटेंगे, तो उनको डिवाइड होते रहना पड़ता है, जिसकी वजह से वैक्यूल की कोई नीड नहीं है। तो दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। ऑल्दो उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये उनकी प्रॉपर्टी सही है, बट ये रीजन नहीं है कि उनके पास वैक्यूल्स नहीं होते, ठीक है ना। चलो आप, इसके बाद द लीव्स ऑफ प्लांट डज नॉट फॉल ऑफ व्हेन द विंड ब्लोज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, लीफ स्टॉक क्यों मुड़ती थी और टूटती नहीं थी? क्योंकि उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, और फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो आंसर है कॉलन काइमा प्रोवाइड करता है, प्रेजेंस ऑफ कॉलन काइमा इन द लीफ स्टॉक, ठीक है। इसके बाद द पार्ट ऑफ नर्व सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है, स्टिमुलस का मतलब होता है सिग्नल, है ना। स्टिमुलस का मतलब वैसे थोड़ा सा डिटेल में आप लोग 10th में पढ़ोगे, बट स्टिमुलस का मतलब है बेसिकली सिग्नल्स। तो बाहर से सिग्नल्स कौन रिसीव करता है? अगर आपको न्यूरॉन याद हो भाई, तो न्यूरॉन में यहां आते हैं हमारे पास डेंड्राइट्स, यहां आते हैं हमारे पास डेंड्राइट्स। तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में क्या रिसीव करते हैं? सिग्नल को रिसीव करते हैं। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, डेंड्राइट्स, ये हमारी बॉडी में सिग्नल्स को क्या करते हैं? बाहर से रिसीव करते हैं, तो डेंड्राइट्स हो गए, ठीक है भैया, ठीक है भैया। चलो, व्हाट इज द करेक्ट यूनिट? अब आप ये वाले सवाल की मैं बात कर रहा था कि कहीं कहीं सवाल आपको ऐसे लगेंगे कि इतने आसान सवाल भी आते हैं क्या एग्जाम में? आंसर है हाँ बेटा, बिल्कुल आते हैं। ये क्वेश्चन लाने का मकसद ये था कि आपको यूनिट्स टिप्स पे होनी चाहिए। प्रेशर की यूनिट, डेंसिटी की यूनिट, किसी की भी यूनिट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिलहाल पूछी गई है एक्सेलरेशन की, जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। Which of these involves the conversion of kinetic energy to potential energy? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो पोटेंशियल एनर्जी में, तो हमारे सिलेबस में कौन सी वाली पोटेंशियल एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वो कब आती है? जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हो, जब आप धरती से, जमीन से ऊपर जाते हो, तो आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होना शुरू होती है। अ पर्सन डाइविंग इनटू अ पूल, तो वो तो नीचे आ रहा है भैया। अ पर्सन ग्लाइडिंग इन द एयर विद द हेल्प ऑफ पैराशूट,
अ पर्सन स्लाइडिंग डाउन, वो भी नीचे आ रहा है। अ पर्सन राइडिंग मोटरसाइकिल टू टॉप ऑफ एन ओवरब्रिज, या ऊपर जा रहा है भैया, ऊपर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, क्योंकि जमीन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? अगर आपको यह भी याद हो तो मैंने इसकी शॉर्ट में आपको बताया था कि फर्टिलाइजर्स की बोरियों पे लिखा रहता है NPK, याद है? तो NPK में N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड्स फॉर फास्फोरस एंड K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। अब इन सब में ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं। तो इनके अलावा इस क्वेश्चन में हमें कौन मिलता है? जिंक। तो जिंक एक मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। या उसको वो न्यूट्रिएंट तो है, प्लांट को चाहिए, बट नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के मुकाबले वो काफी कम चाहिए। Why is pulse crop in the time interval between two cereal crops? कह रहे हैं पल्स क्रॉप को क्यों ग्रो किया जाता है दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में? पहली बात तो इसे क्या कहा जाता है? एक प्रकार से क्रॉप रोटेशन। और क्रॉप रोटेशन के बहुत फायदे होते हैं, पेस्ट नहीं लगते, फार्मर की जमीन अनकल्टिवेटेड नहीं रहती, सॉइल इरोजन नहीं होता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट। एक क्रॉप के न्यूट्रिएंट दूसरे के काम आते हैं और दूसरे के इसके जो भी वो यूज नहीं कर पाता। तो टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, क्लोरोफिल नहीं, तो आंसर है टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट का लॉस हो गया, जो मान लो सीरियल ने सारे न्यूट्रिएंट ले लिए, अब सॉइल में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बढ़ गया जो उसने नहीं लिया था, तो उसके लिए हम कुछ दूसरी क्रॉप उगाते हैं जो वो न्यूट्रिएंट को ले लेती है, ठीक है। हाँ जी, एजर्शन रीजन। एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन इज 3, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होती है? 3 होती है। वाइल दैट ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 होती है। तो भैया एजर्शन तो बिल्कुल सही है। एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक कंपाउंड में कितने हैं, गलत बात है। एजर्शन सही है, रीजन गलत है। एटॉमिसिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इस हिसाब से एजर्शन सही है, रीजन गलत है, सी आंसर, ठीक। बेटा आजकल ये भी ऊपर नीचे आने लग गए ऑप्शन, हम टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि भैया ए में यही होगा कि बोथ आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी ध्यान रखना है। नाइट्रोजन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, अभी बात करी नहीं, नाइट्रोजन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, वो तो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, बिल्कुल ठीक बात है। तो एजर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है, तो डी आंसर करेक्ट हो जाता है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया एंड द सब्सटेंस कंटेन्ड बाय द बॉडी, अगेन बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, और यहां इस हिसाब से आंसर डी आ जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, काइंड ऑफ करेक्ट है, बिकॉज हम यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स के यूजेस के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। आप ये मत कहना कि क्लोरोफिल करता है, करता तो खैर क्लोरोफिल भी नहीं है, वो तो सनलाइट को सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, बाकी के प्रोसेस तो प्लांट के अंदर बाकी चीजें कर रही है। तो बट हाँ, क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस सही है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही है, और ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे आया सेक्शन ए। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि सेक्शन ए में आपके कितने सवाल सही हैं और कितने सवाल गलत हैं, ये तो आपने देख लिया होगा। ईमानदारी ओपी, ईमानदारी ओपी। चलिए सेक्शन बी पे चलते हैं, डन। चलो हाँ भाई, तो जिसने केमिस्ट्री का कल वाला लेक्चर देखा हो उसको पता है कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया था एवरेज एटॉमिक मास। तो ये सवाल एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर है प्रॉपरली। If the bromine atom is available in the form of, let's say, two isotopes, bromine 35 and bromine 79 and 81। अच्छा, आज से कुछ टाइम पहले नीचे भी लिखा करते थे, बट आप सबको पता है जो छोटा है वो एटॉमिक नंबर है और जो बड़ा है वो मास नंबर है, तो हम तो इसको अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में ऊपर ही लिखेंगे। ये बच्चे के एग्जाम में इस तरीके से लिखा हुआ आया, तो आपको ध्यान देना है, अगर ऐसे ऐसे लिखा हुआ है तो नीचे वाला मास नंबर हो जाता है, या वैसे भी इतनी तो कॉमन सेंस होगी कि जो बड़ा है वो मास नंबर ही है। आपको परसेंटेज दे रखी है, इसकी 49.7 है, इसकी 50.3 है। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, बिकॉज सब्जेक्टिव है, थोड़ी सी कंसिडरेशंस लिख लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन जो हमारे पास 79 वाला है, इसकी परसेंटेज हमारे पास कितनी है? 49.7%। और वहीं पे परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन 81 वाला जो है, हम तो ऐसे ही लिख रहे हैं इसको,
50.3। अब क्योंकि दोनों के परसेंटेज लगभग 50% है, लगभग, तो आंसर इन दोनों के लगभग बीच में आएगा मैथ्स के, है ना। मैंने आपको कल वाले सेशन में क्लोरीन 75 और 25 करवाया था, तो जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है उसके करीब ज्यादा आंसर आता है। बट यहाँ पे तो लगभग दोनों का परसेंटेज बराबर है, तो मुझे सॉल्व करने से पहले ही पता है कि आंसर 79 और 81 के बीच में कहीं आएगा, विच इज 80। बाकी आओ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहता हूं एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, एक का मास इनटू में उसका परसेंटेज विच इज 49.7 अपॉन में 100 प्लस इसका मास यानी कि 81 इनटू में इसका परसेंटेज 50.3 अपॉन में 100। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80.00 कुछ आएगा, ये तो पहले ही फील आ गई है। चलो अब बाकी निकाल लेते हैं। तो 79 इंटू में 49.7, तो ये हमारे पास आ गया है 39.26। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 81 इंटू में 50.3, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 40.74। अब अगर मैं 40.74 को ऐड करता हूँ 39.26 में, तो अरे 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 ये देखो आप, हमने राउंड ऑफ वगैरह किया, ये तो एग्जैक्टली 80 आ गया। वैसे मैंने थोड़ा बहुत राउंड ऑफ किया, अगर मैं ना करता तो 80.0006 कुछ आता, बट फिलहाल हमारे पास 80 म्यू आंसर आ गया है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी किया था। क्यों किया था भैया, क्योंकि दोनों की परसेंटेज जो है वो 50-50 के बराबर ही है। ठीक है जी। तो अगर ये एमसीक्यू फॉर्म में आता तो मैं सीधा कर देता, लेकिन जब परसेंटेज बहुत ऑड होती है, एक की बहुत ज्यादा एक की बहुत कम, तो जिसकी ज्यादा होती है आंसर उसके करीब आता है। ये मैंने आपको ट्रिक ओपी दे दी है। ठीक है जी, चलो आओ डन, आगे बढ़ते हैं। अरे वाह भाई वाह, बिल्कुल हरियाली छा गई है। तो व्हाट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इज शोन इन द इमेज। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने कोई एक क्रॉप उगाई, शायद आपको डायग्राम में दिख रहा हो, ये अलग क्रॉप है, ये अलग क्रॉप है, ये अलग, ये आने जाने की जगह होगी, पता नहीं क्या, ये अलग क्रॉप है, ये अलग क्रॉप है, ये अलग क्रॉप है। तो इसे क्या बोलते हैं, जब हम लोग एक ही खेत में एक से ज्यादा क्रॉप्स उगाते हैं, रेगुलर पैटर्न, इन रेगुलर पैटर्न, उसे क्या कहा जाता है भैया, इंटर क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग मत लिखना, इंटर क्रॉपिंग लिखना। मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग वैसे एक ही बात है, बस फर्क क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग में हम रेगुलर पैटर्न में उनको लगाते हैं। स्टेट एनी टू एडवांटेज ऑफ द अबव पैटर्न, क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है पेस्ट कंट्रोल, है ना। सबसे पहला फायदा है भैया पेस्ट कंट्रोल, कीड़े मकोड़े आसानी से नहीं लगते हैं। सेकंड फायदा हमें क्या मिलता है भैया, न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट। एक का वेस्ट दूसरे के लिए न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट, रिप्लेनिशमेंट। मैं 3-4 फायदे लिख रहा हूं, आप देख लेना कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है आपको। तीसरा फायदा क्या है भैया, ऑब्वियस सी बात है, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आपको मिलते हैं, है ना भैया। और चौथा क्या है, पूरा खेत एक साथ फार्मर को काटना नहीं पड़ता, दोनों का हार्वेस्टिंग पीरियड अलग अलग हो जाता है। नेम वन अदर क्रॉपिंग पैटर्न जो फार्मर यूज करते हैं इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी को बचाने के लिए। तो यहां पे आप इसका आंसर में क्या लिखोगे, क्रॉप रोटेशन। मैं फिर बोल रहा हूं, मिक्स क्रॉपिंग के अदर पैटर्न में इंटर क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग के अदर में मिक्स क्रॉपिंग मत लिखना, एक ही बात होती है। लेकिन फार्मर कौन सा और करता है, क्रॉप रोटेशन, जिसके बारे में अभी हमने वो पल्स वाले क्वेश्चन में बात की थी। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल है, तो मेरे हिसाब से 4 डिफरेंसेस बहुत होंगे। हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है, और एक बार ओरली डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे से बायो वाई लेक्चर में समझा रखा है, फिर भी मेजर 4 डिफरेंस कौन कौन से लिखोगे। तो प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास नहीं। प्लांट सेल्स के पास बहुत बड़े वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल के पास या तो होते ही नहीं है या बहुत छोटे वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल्स अपना खाना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, एनिमल ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्लांट सेल्स के पास वैक्यूल्स और लाइसोसोम ना के बराबर होते ही नहीं है, इनके पास बहुत, इनके एनिमल सेल के पास लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम है। प्लांट सेल के पास प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल के पास प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। फिर वो साइज का डिफरेंस भी आता है, लेकिन ये मेजर डिफरेंसेस हमारे पास हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है भैया, काफी देर बाद कोई न्यूमेरिकल साउंड कर रहा है शायद, है ना। आओ देखते हैं। अभी तक एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया है बल्कि, लेकिन आगे न्यूमेरिकल ज्यादा है।
A man pushes 4 boxes of different masses. The table shows the acceleration produced during the push. तो भैया 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो, 80 किलो और सब में एक्सेलरेशन भी आपको गिवन है, ठीक है। What amount of force does the man exert on each box? आपको सब पे फोर्स निकालनी है। Is the force acting on each box unbalanced या बैलेंस्ड? देखो ये तो पक्का है, ये तो पक्का है कि जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड है। क्यों पक्का है अनबैलेंस्ड है भैया? क्योंकि जब जब ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो होता है, इसका मतलब है उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? अनबैलेंस्ड। क्योंकि अगर बैलेंस्ड फोर्स होती तो एक्सेलरेशन जीरो होता। लेकिन सब पे कितनी कितनी फोर्स लग रही है ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। आओ शुरू करें। तो सबसे पहले फोर्स फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट केस में जो लग रही है, फॉर्मूला होगा मास इनटू में एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल है, मास है 10, एक्सेलरेशन है 200, तो फोर्स आ गई हमारे पास 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन, ठीक है। सेकेंड वाले केस में आ गया मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास हमारे पास है 20 और एक्सेलरेशन हमारे पास है 100। अरे 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 अरे, तो यहां से भी हमारे पास 2000 न्यूटन आ जाता है। फिर आता है हमारे पास अगेन मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास हमारे पास है 40, सब में सेम ही लग रही है मुझे तो, है ना भैया। तो 2000 न्यूटन आ गई यहाँ पे भी, क्योंकि ईच केस में बोला गया था तो हमने सब में निकालना ही पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे बात करें तो मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो मास हमारे पास 80 है, एक्सेलरेशन हमारे पास 25 है। तो भैया 8 इंटू में 25 कितना होता है? 8 इंटू में 25 होता है 200। अरे भैया ये तो मजाक ही कर दिया इन्होंने। खैर सब में निकालने के लिए बोला था, बराबर आए ना आए निकालने को बोला है तो निकालना तो पड़ेगा। डन है, ठीक है। तो ये सब पे फोर्स आ गए। अगले सवाल पे आते हैं। एक और फिजिक्स का सवाल, बैक टू बैक सवाल आ गए दो। कह रहे द गिवन ग्राफ शोज हाउ द कार ट्रेवल्स फ्रॉम हाउस टू स्कूल। Did the car move with uniform motion from house to school? Explain your answer। आपको बताना है क्या मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। देखो आप चाहो तो ये, क्योंकि देखो एक और प्रूफ की, ये किसी बच्चे के पेपर का स्क्रीनशॉट है, बच्चे ने खुद से मेहनत से काम किया हुआ है। ये एक्चुअली ग्राफ उसने खुद बनाया है, हमको बस पॉइंटर्स काम के हैं। तो मैं पॉइंटर्स को मार्क कर देता हूँ। ये हमारे पास पहला पॉइंटर है, दूसरा पॉइंटर है, तीसरा पॉइंटर है, चौथा पॉइंटर है। और रफली अब एक यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। तो एक टेबल को यहाँ पे जनरेट करते हैं और देखते हैं क्या नतीजे पे हम लोग पहुंचते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, देखते हैं किस नतीजे पे टेबल हमें लेके जाती है। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं टाइम। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पहले वाले केस में कितना हुआ, किलोमीटर में है और टाइम मिनट्स में, अगेन वो मैटर नहीं करता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 10 हुआ जब टाइम हमारे पास 5 था। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 10 हुआ जब टाइम हमारे पास 5 था। ठीक है जी, ठीक है, डन है डन है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 15 हुआ जब टाइम हमारे पास 10 था। 15 हुआ जब टाइम हमारे पास 10 था। फिर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 20 हुआ जब टाइम हमारे पास 15 हुआ। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 30 हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 30 हो गया जब टाइम हमारे पास 20 हो गया। तो आप अगर ध्यान से देखें तो क्या ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे गैप कितने का है, 5 का, तो यहाँ पे गैप आया 5 का, यहाँ भी 5 का 5 का। जब यहाँ पे 10 का गैप आया तो यहाँ पे भी 10 का आया। तो आपको बस एक स्टेटमेंट लिखनी है, एज ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। लिख दूं क्या, एज ऑब्जेक्ट travels equal distance in equal interval of time, equal interval of time, so motion is accelerated। जो मोशन है हमारा वो कैसा है भैया, एक्सेलरेटेड मोशन है। कितना प्यारा फुल फ्लेज्ड न्यूमेरिकल है भी नहीं लग रहा था, है नहीं, बस सीधा कंसेप्चुअली सॉल्व करना, डन है। साउंड चैप्टर से एक प्यारा सा न्यूमेरिकल आता है हमारे पास। आ जाओ भाई आ जाओ, साउंड चैप्टर से हमारे पास न्यूमेरिकल आ रहा है। क्या न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव विद फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफ या फिर न्यू से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है एंड स्पीड भी हमें दे रखी है।
स्पीड हमें दे रखी है 440 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है, आपको वेवलेंथ निकालनी है। बहुत सिंपल, अगर अगेन आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला नहीं आता है तो दुनिया जान के ताकत लगा लो, नहीं कर पाओगे। आ जाओ भाई। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सीधा सीधा फॉर्मूला है जो कि है v बाय लेमडा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है 220, v हमारे पास आ जाता है 440 और वेवलेंथ यानी कि लेमडा हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहां से हमारे पास लेमडा आ जाता है 440 अपॉन में 220, इसको इससे काट दिया तो लेमडा हमारे पास आ जाता है 2 मीटर। अगेन फिजिक्स वाली अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप सबको मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि हमेशा लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखो, जरूर लिखो, जरूर लिखो कि भैया हेंस द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इज 2 मीटर। प्लीज ये जरूर लिख के आया करो, रिक्वेस्ट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अरे वाह भाई वाह, मुबारक हो। और आते हैं हम लोग सेक्शन सी पे। सेक्शन सी को करने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि आप सही बच्चे सेक्शन ए और बी, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा है, मतलब कि भैया सर ने करा दिया, आप उसे रिपीट कर लो और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि सेक्शन बी में आपने कितने सवाल सही किए, क्योंकि अब हम लोग बढ़ने वाले हैं सेक्शन सी की तरफ। और सेक्शन सी में जो भी थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल को पूरा सॉल्व करेंगे। डन है क्या? चलो भाई अब बात करते हैं सेक्शन सी में। सबसे पहला सवाल, आयशा वॉज मेकिंग टी इन अ केटल, सडनली शी फेल्ट इंटेंस हीट फ्रॉम अ पफ ऑफ स्टीम। है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक केटल में आयशा जी चाय बना रही थी, कॉफी क्या चाय बना रही थी, तो उनके जो केटल का मुंह होता है उसमें से एक भाप निकली आउट ऑफ द स्पाउट ऑफ द केटल, मतलब उसके चोंच में से। शी वंडर्ड वेदर द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम वाज हायर देन दैट ऑफ बॉइलिंग वाटर इन द केटल। तो उसको ऐसा लगा कि जो पानी, उबलते हुए पानी के मुकाबले जो स्टीम है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो आपको बताना है। तो आंसर है भाई आयशा जो है वो गलत सोच रही है ना। जो बॉइलिंग वाटर है और जो स्टीम है ना, उन दोनों का जो टेम्परेचर होता है ये सेम होता है ना, सेम होता है। दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम होता है। बस फर्क क्या होता है, जो स्टीम होती है उसके पास एक एक्स्ट्रा हीट होती है जिसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और जिस वजह से वो ज्यादा गर्म फील होती है, बट एक्चुअली में दोनों का टेम्परेचर सेम है। You want to wear your favorite shirt to a party, but the problem is that it is still wet after a wash. क्या क्या स्टेप्स आप लोगे उसे ड्राई करने के लिए फास्टर? वॉश करने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा अभी भी गीली है, मतलब स्टेप ड्राई करने के लिए क्या लोगे? तो अब देखो यहाँ पे ये मेंशन तो नहीं है कि उन्होंने उसे ड्रायर में घुमाया होगा, बट हम यहाँ पे समझ गए कि ये फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि हम उस कपड़े कुछ स्टेप्स लिखने हैं, तो अलग अलग स्टेप वाइज इस पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि हम उसे मैकेनिकल जर्क्स देंगे। न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर हम उसे मैकेनिकल जर्क देंगे तो पानी कुछ तो अलग हो ही जाएगा, जिसको झाड़ना कहते हैं। उसके बाद हम उसको फैला के, उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे और उसको फैला देंगे, और फैला के उसको हम लोग रख देंगे पंखे के नीचे, अंडर अ फैन, है ना भाई, अंडर अ फैन, है ना भाई, रख देंगे। और उसके बावजूद भी वो अगर नहीं सीखी, और सीखी कह रहा हूं, लास्ट मोमेंट तक अगर वो नहीं सूखी, तो लास्ट मोमेंट पे आके आप एक आयरन यानी कि प्रेस की मदद से उसे ड्राई करोगे। लेकिन इस पूरे में केमिस्ट्री कहाँ आती है? तो आपको समझाना होगा कि मैकेनिकल जर्क में न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के हिसाब से पानी अलग हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, पंखे के नीचे रखने से विंड स्पीड बढ़ेगी, और विंड स्पीड के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ेगा, और लास्ट मोमेंट पे प्रेस मारने से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो अगेन रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होंगी, ठीक है। एक्सप्लेन वाई पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, लेकिन वहीं पे सस्पेंशन के पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं उनका पार्टिकल का साइज बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सस्पेंशन। अल्टीमेटली आपको समझाना है कि सस्पेंशन के पार्टिकल क्यों सेटल हो जाते हैं, क्योंकि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं
उनका साइज काफी बड़ा होता है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज काफी बड़ा होता है और काफी बड़ा साइज होने की वजह से उन पे ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन है। वाइल इन दिस केस ऑफ सस्पेंशन दे डू, ये तो हो गया। बी पार्ट की अगर बात करें हम लोग, स्मोक एंड फॉग बोथ आर एरोसोल्स, है ना, एरोसोल्स हैं दोनों। इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट? अब चाहे स्मोक हो चाहे फॉग हो, दोनों के दोनों एरोसोल्स हैं, लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस क्या आ जाता है? तो दोनों एरोसोल याद करेंगे जिसमें डिस्पर्स्ड मीडियम जो होता था वो गैस होता था। तो चाहे स्मोक हो चाहे फॉग हो, दोनों के अंदर स्मोक है, स्मोक नहीं है, स्मोक एंड फॉग, दोनों में डिस्पर्स्ड मीडियम जो होता है वो एयर होता है, एयर। डिस्पर्स्ड मीडियम जो होता है वो एयर होता है, एयर, एयर। लेकिन डिस्पर्स्ड फेज अलग अलग होता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट है। स्मोक में जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ना, अनबर्न कार्बन के सॉलिड पार्टिकल्स जो जल नहीं पाए, उससे स्मोक बनता है। लेकिन वहीं पे फॉग में जो डिस्पर्स्ड मीडियम होता है, ओ फेज होता है, वो लिक्विड होता है। लिक्विड कैसे होता है? अरे पानी है ना, पानी है ना। तो जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो लिक्विड होता है, जिसकी वजह से दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद आपको दोनों में प्रोसेस का नाम बताना है, क्या क्या प्रोसेस का नाम होता है। ड्राई आइस इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर, और उसको छोड़ दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर छोड़ दिया, तो वो सॉलिड से क्या बनेगी? गैस बनेगी। लेकिन आपको प्रोसेस का नाम बताना है, तो प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। अ ड्रॉप ऑफ इंक प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ ग्लास स्प्रेड्स थ्रू द वाटर। कह रहे हैं अगर आपने एक इंक को पानी में डाल दिया, पूरे पानी में फैल गई, इसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपल है, डन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। गिव रीजन फ्लोएम टिश्यू इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बना हुआ है। इसके पास एक से ज्यादा प्रकार के सेल्स हैं। एक से ज्यादा प्रकार के सेल्स होने की वजह से इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। ठीक है। वेजिटेबल लूज वाटर व्हेन सॉल्टेड, जब उनके आसपास पानी भरा जाता है, जैसे कि पानी, या तो पानी भर दो जिसमें बहुत नमक हो, या सिर्फ नमक लगा दो। जैसे आपने कभी सुना होगा कि मम्मी कहती है कि खीरे में नमक डाल के मत रखो, नहीं तो वो पानी छोड़ देगा। तो जब खीरे में हमेशा से नमक और नींबू तब डाला जाता है जब उसे खाया जा रहा हो, अदरवाइज उसे ऐसे ही रखते हैं। पता नहीं नोटिस किया होगा कि नहीं किया होगा, उसे काट देते हैं। लेकिन मान लो मेहमान आए हुए तो सलाद पूरा काट के रखा, अब लास्ट मोमेंट पे उसमें नमक या फिर नींबू डाला जाता है, क्योंकि अगर नमक और नींबू डाल देंगे तो बाहर वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, अंदर ज्यादा। और कौन सा प्रोसेस होने लग जाएगा भैया? एक्सोऑस्मोसिस होने लग जाएगा। और एक्सोऑस्मोसिस करके सारा का सारा पानी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस। क्योंकि जो सॉल्यूशन होगा या सेल होगा या वेजिटेबल के सेल्स होंगे, उनमें पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और बाहर कम। और आप यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह भी बिहेव कर सकते हो कि भैया वहां पे जो सॉल्यूशन होगा वो हाइपरटोनिक की तरह बिहेव करेगा। अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बाहर कम होगी, और पानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करता चला जाएगा। डन है। इसके बाद आता है लाइजोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स यानी खुदकुशी करने वाले बैग्स क्यों कहते हैं? अगर आपको लाइजोसोम सुसाइडल बैग्स नहीं पता, वैक्यूल स्टोरेज बैग्स नहीं पता, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं पता, तो फिर गड़बड़ चल रही है बेटा। ये सबको पता है यार कि जब भी कोई सेल खराब हो जाता है तो सेल को इंगल्फ करना बड़ा जरूरी है, उसे हटाना वहां से बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो आसपास के सेल्स को डैमेज करेगा। तो लाइजोसोम रैप्चर्स इटसेल्फ, और ताकि वो आसपास के बाकी सेल्स को बचा ले, खुद फट जाता है, पूरे सेल को कंज्यूम कर लेता है, अपनी जान देके बाकी सेल्स को बचाता है, इसलिए इसका नाम सुसाइडल बैग्स पड़ जाता है। डन है। चलो, नेम द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ जाइलम। जाइलम 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, लेकिन इसमें कंडक्शन का कौन काम करता है? कौन कौन है जाइलम में? ट्रैकियार्ड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है, और जाइलम फाइबर है।
ठीक है ना। तो इसमें से कौन कौन कंडक्शन कर रहा है, एक तो ट्रैकियार्ड्स और एक वेसल्स, ये दो लोग यहाँ पे कंडक्शन करते हैं। तो आपको बस नाम लिखना है। स्टेट द फंक्शन ऑफ एनी टू सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, तो मेरे हिसाब से आरबीसीज का फंक्शन लिख देना। क्या करते हैं ये, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ऑक्सीजन को कहां से कहां कैरी करते हैं, तो आंसर है लंग्स से ऑल बॉडी पार्ट्स। लंग्स से ये कैरी करते हैं कहां पे, ऑल बॉडी पार्ट्स। इसके बाद साथ ही साथ अगर आप चाहो तो डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा का भी फंक्शन लिख सकते हो। डब्ल्यूबीसीज हमारी बॉडी में क्या रिलीज करते हैं, एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज फिर क्या करती हैं, फाइट अगेंस्ट डिजीज, है ना, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ये बीमारियों से लड़ने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। डन है क्या, डन है क्या बेटा, डन है क्या, समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल का मैं इंतजार कर रहा था, और आप सभी ने, मतलब मुझे लगता है जिस जिस बच्चे ने हर एक चैप्टर के एवरेजली 10-12 क्वेश्चन भी बनाया, तो ये क्वेश्चन उसके सामने मोशन चैप्टर में जरूर आया होगा। अब ये स्क्वायर ट्रैक के ऊपर भी आता है और सर्कुलर ट्रैक के ऊपर भी आता है, दोनों के ऊपर ये आता है, बड़े अच्छे से आता है, एग्जाम में हर साल आता है। आओ डिस्कस करते हैं। अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड, एक फार्मर एक स्क्वायर फील्ड बाउंड्री पे चल रहा है। इस क्वेश्चन में आपको शायद याद हो, मैंने डिस्कशन किया था कि इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल हो सकते हैं अगर ये मेंशन ना हो कि वो कहां से शुरू कर रहा है। बट आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हमेशा से इस क्वेश्चन का आंसर एक कॉर्नर से शुरू करने के रिस्पेक्ट से दिया जाता है। अगर आप मेरी बात नहीं समझे तो मैं भी आपको 2 मिनट में समझा रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड 10 मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और 40 सेकेंड में एक फार्मर इसका पूरा चक्कर काटता है। आपको बताना है क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। अब क्या इन्होंने ये बता रखा है कि उसने शुरुआत कहां से की, नहीं। तो सबसे पहले तो ये निकालते हैं उसने नंबर ऑफ राउंड्स कितने मारे होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स। तो एक चक्कर मारने में उसे 40 सेकंड लग रहे हैं, और टोटल टाइम कितना है उसके पास। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ राउंड्स, टोटल टाइम को डिवाइड करेंगे टाइम फॉर 1 राउंड से, है ना भाई। टोटल टाइम को हम डिवाइड करेंगे टाइम फॉर 1 राउंड से। टोटल टाइम कितना है, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट का मतलब 120 हो गया, प्लस में 20 हो गया, और अपॉन में एक राउंड में 40 है। तो 140 डिवाइडेड बाय 40 अगर करता हूं तो 3.5 राउंड्स आ जाते हैं, यानी कि फार्मर 3.5 चक्कर चलेगा। अब गेम शुरू होता है यहां से, ठीक है, सुनो। अब मैं यहां से निकालने जा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। अब क्या ये वेरी करता है कि भैया मैंने, यानी फार्मर ने शुरुआत कहां से की, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर फार्मर ने यहां से शुरुआत करी तो यहां गया उसने पहला चक्कर चला, यहां गया उसने दूसरा चक्कर चला, यहां गया उसने तीसरा चक्कर चला, और 3 चक्कर तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, चाहे वो कहीं से भी शुरू करे। और अगला आधा चक्कर चला तो वो यहां आके रुका, 3.5 चक्कर के बाद वो यहां आया। तो ये तो कॉमन सेंस की बात हो जाती है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए ये हो जाता है। लेकिन अगर उसने शुरुआत ही अलग जगह से की होती, उसने शुरुआत ही अलग जगह से की होती, फिर क्या होता। अगर उसने शुरुआत यहां से की होती तो क्या आंसर वेरी नहीं करता, क्योंकि पहले वो एक चक्कर चलता, फिर वो दूसरा चक्कर चलता, फिर वो तीसरा चक्कर चलता, और फिर वो अगला आधा चक्कर चलता और यहां पहुंचता। इसलिए इस क्वेश्चन में, और फिर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये हो जाता। यानी इस क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि उसने शुरुआत कहां से की, जो कि बहुत बार नहीं भी गिवन होता है। तो उस वाले केस में आपको हमेशा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में नहीं गिवन है, बच्चे के पेपर में आया सवाल, तो आपको ये मान के चलना है कि उसने शुरुआत कॉर्नर से ही की है। अब कॉर्नर से की है तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस का स्क्वायर जो कि 10 का स्क्वायर है, प्लस में अगेन ये भी आ जाता है 10 का स्क्वायर। तो कुल मिला के हमारे पास आ जाता है 200। इसमें से 10 बाहर आ गया, 10√2। अब आप चाहो तो आंसर वैसे यहां भी छोड़ सकते हो, बट मुझे लगता है √2 की वैल्यू सबको पता होगी, 1.414। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14.14 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। 14.14 मीटर हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा। डन है क्या, डन है क्या। चलो आओ
अब देखो कैसे फॉर्म में मैंने इसको बदला ही नहीं। जब मैंने ये क्वेश्चन देखा मुझे लगा थोड़ी सी भाषा बदलनी चाहिए इसकी, बिकॉज ऐसे नहीं होता एक्सप्लेन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पर फिर मुझे लगा क्यों बदलूं, अगर किसी बच्चे के पेपर में आए तो आपके भी आ सकता है सिर्फ सीधा क्वेश्चन कि एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लो जी, ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए बोल दिया। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को एक्सप्लेन कैसे करोगे आप? तो आपको लिखना होगा यहाँ पे कि भैया अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू जी, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट अपॉन में डी स्क्वायर, वेयर जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर आपको इसके आगे और लिखना होगा कि दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट बिकॉज इसकी जो वैल्यू है ये पूरे ब्रह्मांड में 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 रहती है, यानी कि ये पूरे ब्रह्मांड में जो वैल्यू है ये फिक्स रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है यानी कि कांस्टेंट रहती है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये कांस्टेंट एक ग्रेविटेशनल फोर्स में आया तो इसका नाम पड़ेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इतना बहुत है। फ्री फॉल में भी लिखेंगे आप, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली and there is no other forces like muscular force और even air resistance, कोई भी और एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए, तो जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा उसको हम फ्री फॉल कह देंगे। बड़ा प्यारा सवाल, सिर्फ आंसर देना एक वर्ड में आपको, तीनों पार्ट्स का एक एक करके। क्या सवाल है भैया? सवाल आपको दे रखा है कि इन विच डायरेक्शन टू द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कौन से डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगेगी, या डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? तो आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स। इसका आंसर होता है हमेशा ऑपोजिट टू मोशन या ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। जहां भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ये अलग बात है कि आप बड़े होकर पढ़ोगे कि कभी कभार ऑब्जेक्ट मूव नहीं भी कर रहा होता तब भी फ्रिक्शन लगती है, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स जो है ऑपोजिट लगेगी जहां वो मूव करना चाह रहा है। इसके ऊपर हम बड़े होकर पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना लिख सकते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ बॉडीज, ये हमेशा बॉडीज के सेंटर की तरफ लगती है ना भाई। और सी आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है? जो सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंटर की तरफ लगती है। तो फोर्स acts towards center of circular motion, ये हमेशा सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स होती है। डन हो गया, चलो आओ। अरे वाह भाई वाह, मुबारक हो। और यहां पे हम लोग पहुंचते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में हमारे पास आने वाले हैं बड़े बड़े प्यारे प्यारे सवाल जिनको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर से मैं कहूंगा आप अपने सेक्शन सी के स्कोर कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखो, कितना स्कोर किया आपने। फिर सेक्शन डी पे चलते हैं, उसके बाद सेक्शन ई पे चलते हैं और पेपर खत्म करते हैं। चलिए भाई डी पे आते हैं। अब आता है हमारे पास पहला सवाल, राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग एंड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास फॉर एनी टू ऑफ देम। कोई भी दो जो आपको अच्छे लगे। हमें मेजरली सबका पहले फॉर्मूला लिखना है और सबके मास को निकालना। हम कोई भी दो के निकालने को क्वेश्चन को बोला गया। आप कौन सा दो निकालोगे ये भी सोच लो जब तक, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी निकालो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर एक ट्रिक भी है। यहाँ पे पांचों का आपको फॉर्मूला लिखना है। अब कहीं पे आपको अगर लग रहा है कि यार इसका फॉर्मूला मुझे कंफर्म नहीं है तो उसका मास भी मत निकाल के आना। फिर अगर ऐसा होता है तो वैसे तो पांचों बहुत आसान है, बट अगर मान लो ऐसा होता है कि आपको लगे कि यार मुझे तो इसका फॉर्मूला कंफर्म नहीं है तो फिर उसका मास भी मत निकाल के आना, क्योंकि फिर अगर आपका फॉर्मूला गलत हुआ तो मास भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो पहला हमारे पास आता है कॉस्टिक सोडा। जो चीजें आपको याद करनी है, एक तो होता है कि आपको फॉर्मूला बनाना है, लेकिन एनसीईआरटी में कॉस्टिक सोडा, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा, इन सब के फॉर्मूले आपको याद करने के लिए बोला गया, तो आपको याद करने होंगे। जैसे कॉस्टिक सोडा है NaOH। लाइम वाटर मैंने आपको कल वाली क्लास में पढ़ाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस होता है। लाइमस्टोन हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट।
बेकिंग सोडा हमारे पास होता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड कॉमन सॉल्ट एट लास्ट हमारे पास होता है NaCl। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं दे रखा कि जिसका फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सको। सबका फॉर्मूला आपको याद ही करने वाले क्वेश्चन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूला बनाना है आपको, जो पीछे अभी हमने किए या शायद एक आध आगे होंगे, या ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको इनको याद ही करना है। आप किसी भी दो का मास यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये वाला मास NaOH का मास 40 आता है। 40 कैसे आएगा भैया, Na का 23, O का 16 और H का 1 आ गया। NaCl का निकाल लो, Na का 23 होता है, Cl का 35.5, तो कुल मिला के आपको सॉल्व करके दिखाना होगा 58.5 म्यू हो जाएगा। ऐसे किसी भी का आप कैलकुलेट कर सकते हो, उससे कुछ नहीं है। सेकेंड पार्ट में बोला गया गिव सिंबल ऑफ एनी टू पॉलीएटॉमिक आयन। तो पॉलीएटॉमिक आयन में कोई भी दो ले सकते हो आप, जैसे फॉस्फेट, जैसे कि सल्फेट, या इनमें से कोई एक पॉलीएटॉमिक आयन ले लो। अब फॉस्फेट का सिंबल होता है PO4 -3 और सल्फेट होता है SO4 पे -2, SO4 पे -2। तो इनमें से कोई भी दो आप या हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट या कोई भी और पॉलीएटॉमिक आयन लिख सकते हो, ठीक है। हाउ आर द स्ट्रेटेड मसल्स डिफरेंट फ्रॉम स्मूथ मसल्स विद रेफरेंस टू देयर फंक्शन। फंक्शन के रेफरेंस पे बताना है, स्ट्रक्चर के नहीं। स्ट्रक्चर मैंने आपको कहा था, स्ट्रक्चर और फंक्शन और लोकेशन, इन तीन के बेसिस पे इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर शायद मिस हो गया है, 34 के बाद ये 35 होगा, तो मिस हो गया। अब एक एक नंबर आप उसके हिसाब से मैनेज कर लेना। तो स्ट्रेटेड मसल्स डिफरेंट कैसे हैं स्मूथ मसल से, अपने फंक्शन को लेके। तो जो स्ट्रेटेड मसल्स हमारे पास आते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स जो हमारे पास आते हैं भैया, इनका काम हमारी बॉडी में कौन से मूवमेंट संभालना होता है। तो आंसर है वॉलेंट्री मूवमेंट्स, यानी ऐसे मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन वहीं पे स्मूथ मसल्स, कौन सी मसल्स, स्मूथ मसल्स हमारी बॉडी के अंदर कौन से फंक्शंस को संभालती हैं, जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। लोकेशन पूछा नहीं है, वरना वो भी लिख देते, ठीक है जी। चलो इसके बाद बी पार्ट की अगर बात करें, द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लोकलाइज्ड, गिव रीजन। जो प्लांट की ग्रोथ है वो लोकलाइज्ड है, इसका मतलब जैसे हमारी पूरी बॉडी में ग्रोथ लोकलाइज नहीं है, जनरल है। हर बॉडी पार्ट एक सिस्टम पे काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम खाना पचा रहा है, रेस्पिरेशन एनर्जी निकालने में मदद कर रहा है, फिर उससे ग्रोथ हो रही है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। लेकिन प्लांट्स में अलग अलग पार्ट्स अलग अलग ग्रोथ को संभाल रहे हैं। जैसे आपको याद हो एपिकल संभाल रहे हैं प्राइमरी ग्रोथ को, यानी कि लंबाई को बढ़ा रहे हैं। लेटरल संभाल रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ को, याद होगा। फिर आपको यह भी बताना है कि दोनों की लोकेशन अलग अलग है। एपिकल बैठा हुआ है एपेक्स पे, रूट एपेक्स, स्टेम एपेक्स, लीफ एपेक्स पे, और वहीं पे लेटरल कहाँ बैठा हुआ है, गिर्थ पे, यानी कि चौड़ाई की तरफ। यानी दोनों का जो काम है वो अलग अलग है। एक कह रहा है मैं प्राइमरी ग्रोथ संभालूंगा, एक कह रहा है सेकेंडरी। कोई बैठा हुआ है रूट पे, कोई बैठा हुआ है स्टेम पे, कोई बैठा हुआ है लीफ पे। तो लोकलाइज्ड ग्रोथ है, हर एक पार्ट अलग अलग लेवल पे ग्रो कर रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, लेकिन आपको ये सेल वॉल के बेसिस पे देना है। देखो फंक्शन के बेसिस पे नहीं, सेल वॉल के बेसिस पे देना है। तो याद करेंगे जो कॉलनकाइमा है उसकी सेल वॉल कॉर्नर से थिक है, कॉलनकाइमा की सेल वॉल कॉर्नर से थिक है। लेकिन वहीं पे स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल है हर जगह से थिक होती है। स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल थिक होती है ऑल अराउंड, थिक होती है ऑल अराउंड। यानी कॉलनकाइमा की सेल वॉल सिर्फ कोनों से थिक होती है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देती है। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा की जो दीवारें हैं वो हर तरफ से थिक होती हैं। वो अलग बात है कि ये सेल डेड है, ये लिविंग है, चलो अलग बात है। हाँ चलो इसके बाद 35th क्वेश्चन पे एक स्लाइड छूटी होनी चाहिए, बिल्कुल छूटी भी है भैया, आ जाओ। 35th के ए पार्ट पे आते हैं पहले। व्हाट हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा इसके अलग अलग पार्ट हैं। काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा अगर मास को डबल कर दें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो आपको ऐसे लिखना होगा क्योंकि एक एक नंबर के सवाल हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो अगर आपने मास को डबल किया होगा तो नई वाली काइनेटिक एनर्जी पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी से डबल हो जाएगी। अगर ये अकेला पार्ट 2 नंबर का होता तो आपको फिर वो पूरा सॉल्व करना पड़ता, जैसे कि फिजिक्स के क्वेश्चन में करवाया हुआ है मैंने कि भैया 2m हो गया, फिर नई वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ m-v² हो गया। लेकिन यहाँ पे एक नंबर का है तो सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल। अब वेलोसिटी को डबल किया है
काइनेटिक एनर्जी मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, लेकिन वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आपने वेलोसिटी को डबल किया होगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो जो नई वाली काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट पे अगर हम लोग आए, मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड बट द वेलोसिटी इज रिड्यूस टू हाफ। अरे वाह भाई वाह, ये वाला पूरा सॉल्व करवा देता हूं आपको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है। अब जो मास है उसको तो आपने डबल कर दिया है, मास को आपने डबल कर दिया है, लेकिन जो वेलोसिटी है उसको आपने हाफ किया है। अब ये कैसे वेरी करेगा? आ जाओ पीछे काम करते हैं। अब जो नई वाली काइनेटिक एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला होगा हाफ नए वाला मास और नई वाली वेलोसिटी का स्क्वायर। अब जो नई वाली काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगा हाफ नया वाला मास पुराने वाले से हमने क्या कर दिया है? डबल, लेकिन वेलोसिटी को हमने कर दिया है आधा, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, आधे का भी स्क्वायर करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? सॉरी 4, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 2 बच जाएगा, और बाकी मैं अंदर ले जाता हूँ। हाफ एम वी स्क्वायर को मैं अंदर क्यों लेके जा रहा हूँ? ताकि मैं इसको पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी बना सकूं। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 था, कैंसिल होके हाफ बच गया है। तो जो नई वाली काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है वो पुराने वाले से हाफ हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया कि दोनों फैक्टर्स को एक साथ चेंज कर रहे थे तो मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। डन है जी, ये हमारे पास ए पार्ट खत्म होता है। बी पार्ट में कह रहे हैं सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 2 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। आपको वर्क डन निकालना है। अब ऐसे केस में जहां पे हम वेलोसिटी को चेंज कर रहे होते हैं, वर्क डन कैसे निकालते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। वर्क डन कैसे निकालते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से। अगर ऐसे केस में हमें वर्क डन निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से। डन है? यस है क्या? अब कैसे सॉल्व करेंगे? आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फॉर्मूला हाफ एम v का स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम u का स्क्वायर। क्या कॉमन आ गया? हाफ m कॉमन आ गया, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ गया। ठीक है ना? अब तो मैथ्स है, सारी वैल्यूज तो पुट करनी है। मास हमारे पास कितना है क्वेश्चन में? 2 किलो के मास की वेलोसिटी को 5 से 2 किया है, तो फाइनल वेलोसिटी 2 है, इनिशियल 5 है, उल्टा मत कर देना। तो मास हमारे पास 2 किलो आ जाता है, मास हमारे पास 2 किलो आता है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 2 है, ये बात ध्यान रखना। तो 2 का स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5 का स्क्वायर है। इससे ये कैंसिल हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है, माइनस 21 जूल। माइनस में आना भी चाहिए था क्योंकि आपने उसकी वेलोसिटी को कम किया है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क किया होगा। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट जरूर आएगी कि हेंस द वर्क डन ऑन द बॉडी इज 21 जूल इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू इट्स वेलोसिटी। ये स्टेटमेंट जरूर लिखना वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी, आ जाओ भाई आ जाओ। क्या है ये? केस बेस्ड आ गया क्या? केस बेस्ड आ गया क्या? अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? तो ये अरे 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 अच्छा अच्छा ठीक है कुछ लिखा हुआ है, आ जाओ पढ़ते हैं। The maximum number of electrons which are permitted to be assigned by an energy shell of an atom is called the electron capacity। ठीक है। The distribution of electron in different orbits or shell is governed by the scheme known as Bohr-Bury scheme। वो हमें लेना देना नहीं है, पर आपको नॉलेज दे रहे हैं। हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करी थी वो हमें नील्स बोर जी ने दी थी, लेकिन उस स्कीम को हम बोर्स-बरी स्कीम भी कहते हैं। अब इस स्कीम के हिसाब से हमें पता है क्या होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन एनी शेल इज गिवन बाय, याद करो 2n की पावर 2 था, ये 2n की पावर 2 होता है, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, यानी कि जो शेल नंबर है आपका, है ना भाई। अब इसके हिसाब से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और भी बोल रखा है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8, बट कौन सा वाला शेल? सेकेंड वाला शेल। फर्स्ट वाले में तो 2 आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द शेल्स इन स्टेप वाइज मैनर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। पहले जब तक पहले वाला भर नहीं जाएगा तब तक आगे नहीं जाएंगे। अब यहाँ से सवाल शुरू हो जाते हैं।
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन, एन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो वैसे तो आपको सीधा भी पता है, आप सीधा भी लिख सकते हो, बट थोड़ा सा इनकी इज्जत करते हुए क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो फॉर्मूले के साथ कर देते हैं। वैसे आपको पता है के एल एम एन, के एल एम एन में 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बट थोड़ी सी इनकी इज्जत करते हुए सॉल्व भी करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स हम उसके अंदर भर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखी है जो है 2, 8, 3। एज्यूमिंग दैट, ये मान के चलेंगे कि ये न्यूट्रल है, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है, तो टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है। 13 इलेक्ट्रॉन है तो मान के चल रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर यानी कि Z जो है वो 13 है। इसका मतलब है ये एल्यूमिनियम है। देखो इसलिए कहा था मैंने 1 से 18 याद कर लो, ठीक है, जल्दी से कर लो भैया, पेपर तब आने वाले होंगे, किसी का तो कल परसों में ही होगा। ऑक्टेट रूल करेंगे भैया। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल के हिसाब से एवरी एलिमेंट टेंड्स टू हैव द 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन इट्स आउटर शेल, यानी कि हर एक एटम चाहता है कि उसकी, क्योंकि ये हमने डिस्कस नहीं किया था हमारे वीडियोस में, तो इसकी परिभाषा प्लीज आप कहीं पे लिख लीजिए ऑक्टेट रूल की। हाँ जी, ऑक्टेट रूल की परिभाषा में लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के हिसाब से एवरी एटम टेंड्स टू हैव 8 electrons in its outermost shell for stability. For stability, every atom tends to have 8 electrons in its outermost shell for stability. हर एक एटम चाहता है कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो आए वो उससे स्टेबल होगा। लेकिन इसके बाद पूछ रहे हैं कि ये हीलियम के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि हीलियम में सिर्फ सिंगल शेल होता है, एक ही शेल होता है और वो होता है के शेल, और के शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। डन है, चलिए। अरे भैया मुबारक हो, सेक्शन ई पे आते हैं, आ जाओ। सेक्शन ई को भी खत्म करते हैं, है ना। जल्दी से बता दो सेक्शन डी में आपने कितना सही किया कितना गलत किया, फिर सेक्शन ई पे आते हैं। चलो ठीक है, डन, बड़े आगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अरे बाप रे बाप पढ़ लो यार, इतना बड़ा तो नहीं पढ़ रहा मैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। देखते हैं इसका कुछ काम होगा कि नहीं होगा, पीछे आके देख लेंगे। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो आप एक बार सारा। डन, ओके। सवाल आ रहा है, देखो। Rearing Italian variety of bee is advantageous to the farmer. Give 2 reason. इटालियन बी को उगाने से फायदा क्या होता है? देखो वैसे अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ पे इटालियन बी को उगाने का फायदा लिखा हुआ है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या फायदा होता है। इटालियन बी को उगाने से आपको हाई यील्ड ऑफ हनी मिलता है, या लिखा भी हुआ है, लेकिन वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि हाई यील्ड ऑफ हनी है। और दूसरी बात, इनको आसानी से बीमारियां नहीं लगती। तीसरी बात, ये बहुत ज्यादा दूर घूमती भी नहीं है। शायद ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे कहीं पे, ये कहीं तो लिखा हुआ है, क्योंकि मैं ये पढ़ चुका हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को कराया था। ये कहीं तो लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है या मैंने कहीं और पढ़ा था, लेकिन मैंने ये पढ़ा था कि जो इटालियन बीज हैं वो बहुत ज्यादा कहीं पे घूमते नहीं है, तो इनके खोने का या भागने का खतरा भी नहीं होता है। पर अभी आप हाई यील्ड ऑफ हनी लिखो, और आप साथ ही साथ गुड क्वालिटी ऑफ हनी लिख सकते हो। गुड क्वालिटी ऑफ हनी ये लोग देते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ हनी ये देते हैं। ऑब्वियस ये बात है, हनी की क्वालिटी आसपास के फूलों पे भी डिपेंड करती है। व्हाट डज द क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन? ये 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो है पैस्चरेज पे डिपेंड करते हैं, ये हमने डिस्कस बहुत अच्छे से किया था, और साथ ही साथ ये ब्रीड ऑफ बी, है ना, आपकी मधुमक्खी कौन से ब्रीड की और आसपास फूल जिनसे नेक्टर लिया गया है वो पैस्चरेज वो कौन से हैं। गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी 2 इंडियन ब्रीड्स। इंडियन ब्रीड्स के साइंटिफिक नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो ये रहे, है ना, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं। ये रहा, तीनों के नाम लिखे हुए, और यही तीनों हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये तो वैसे भी अनसीन पैसेज टाइप सवाल हो जाता है। डन, आखिरी सवाल पे आते हैं, पेपर खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से आखिरी सवाल है, तो मुझे आपको ये होमवर्क भी देना चाहिए, ताकि एक तो क्वेश्चन मैं आपको एटलीस्ट होमवर्क दूं, और कमेंट सेक्शन पे जाते जाते ये क्वेश्चन करके आप मुझे बताओ क्या ये आपका सही हुआ कि नहीं। मैं इसका रफ आंसर आपको बता देता हूं, पहले आप प्लीज खुद से कर लो, लेकिन स्टेटमेंट के साथ आप इसे खुद करोगे। आपको
एक बच्चा है, जा रहा है यहाँ से, फिर वापस आ रहा है, 50 सेकेंड उसको जाने में लगते हैं, 50 सेकेंड उसको आने में भी लगते हैं। एवरेज स्पीड पता नहीं है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी पता नहीं है, 0, क्योंकि जहाँ से शुरू किया वहाँ खत्म हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी 2 डिफरेंस पता नहीं। ऐसे 1,00,000 क्वेश्चन हमने 1,00,000 नहीं तो 20-40 क्वेश्चन तो हमने बड़े किए। तो ये आपके लिए होमवर्क होता है, आखिरी सवाल। और ये पीपीटी आपको मिलेगी टेलीग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं ऐसे और बेहतरीन सेशंस के लिए। हमने 7 डेज में यहाँ पे पूरी साइंस को कंप्लीट किया है। तो अगर आपको ये 7 डेज की सीरीज अच्छी लगी और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, दबा दो। और ऐसे ही 10th की पढ़ाई भी इसी चैनल पे हम लोग करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। 10th का बेहतरीन कंटेंट अगले साल आएगा। और सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं ऐसे और वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच, लव यू।